बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेक होल्डर्स को पहुँचाती है। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन देंगे, इसकी जो कैलकुलेशन और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो प्योरली अकाउंटिंग के कोर्सेज के अंदर करवाई जा चुकी है। सो यहाँ पे हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। Financial statements are company documents that are prepared by law to communicate financial information of the company to its stakeholders. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीज़ होगी? ये ऐसे कंपनी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनाना एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अब इन डॉक्यूमेंट्स का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको स्टेक होल्डर तक पहुंचाया जा सके। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट आ जाती है जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। तो देखते हैं वन बाय वन कि ये स्टेटमेंट्स क्या हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन ये स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बेसिकली इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट का काम क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट का काम है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताए, यानी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और इन एसेट्स पर कितने क्लेम्स हैं। ये चीज़ बताना इस फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट की जिम्मेदारी है। और ये जो चीज़ बताई जा रही होती है ये जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट है ये एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 31 दिसंबर 2020 को ये स्टेटमेंट बनाई गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 31 दिसंबर 2020 के दिन फर्म के पास कितने एसेट्स थे और उन एसेट्स के ऊपर कौन कौन से क्लेम्स थे। ये चीज़ बताएगी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर हमें एसेट्स मिल जाते हैं, हमें लाइबिलिटीज मिलती है जो कि आउटसाइडर्स क्लेम होते हैं ऑन एसेट। इसके अलावा ओनर्स इक्विटी भी मिलती है। ओनर्स इक्विटी ओनर का क्लेम है कंपनी के एसेट्स के ऊपर। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट की अगर हम डिटेल में बात करें थोड़ी सी, तो इसकी जो एसेट साइड होगी उसके ऊपर हमें करंट एसेट्स मिलेंगे। करंट एसेट्स ऐसे एसेट हैं जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल से कम है या कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल से कम है। मेन जो करंट एसेट हैं उसमें हमारे पास कैश आ जाता है, हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल हैं और इन्वेंट्री है। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स हैं। ये एक ऐसे एसेट हैं जो कि लाइफ में 1 साल या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा हैं और इतने ही अरसे के लिए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा 1 साल या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद देते हैं। मेन नॉन करंट एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें मशीन आ सकती है, इसके अंदर बिल्डिंग्स आ सकती हैं, इसके अंदर डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं वो आ सकते हैं। ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स होंगे। लाइबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें करंट लाइबिलिटीज मिलती हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या हैं? ये वो ऑब्लिगेशंस हैं जो 1 साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कंपनी को पे बैक करनी होती हैं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो मेन करंट लाइबिलिटीज हैं वो अकाउंट्स पेबल आ जाते हैं। उसके अलावा अनअर्न्ड रेवेन्यूज इसके अंदर आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटी हैं? ये ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जिनको कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा या ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा के अरसे में पे बैक करना है।
जनरली जो भी जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, चाहे वो बैंक से लिए गए हों, डिबेंचर इशू करके लिए गए हों, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास अगली जो कैटेगरी होती है इस साइड के ऊपर, वो ओनर्स इक्विटी है। ओनर्स इक्विटी के अंदर जो ओनर्स के क्लेम्स हैं उनको शो किया जाता है। जनरली इसके अंदर हमें कॉमन स्टॉक मिलता है, हमें एडिशनल पेड अप कैपिटल मिलता है और रिटेन्ड अर्निंग्स की एक हेडिंग हमें इस साइड में नजर आती है। तो एट द एंड ये जो एसेट साइड है और ये जो लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी साइड है, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट है ये हमें कंपनी के एसेट्स, कंपनी के की लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास जो चीज है वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट enlists revenues and expenses incurred by a business for a specific time period. अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इसने किन दो चीजों के साथ डील करना है? इसने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के साथ डील करना है। जितने भी कंपनी की रेवेन्यूज होंगी, जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे के सारे इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर डील किए जाएंगे, लिखे जाएंगे, लिस्ट किए जाएंगे। अब खास बात क्या है? खास बात ये है कि हमने जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाई थी वो ऑन अ स्पेसिफिक डेट बनाई थी। यानी हमने कहा था कि 31 दिसंबर 2020 वाले दिन कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताई जाएगी। एक स्पेसिफिक डे, एक स्पेसिफिक डेट की बात की गई। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये किसी एक दिन की बात नहीं करेगी, ये किसी एक डेट की बात नहीं करेगी, बल्कि ये एक टाइम पीरियड की बात करेगी। वो टाइम पीरियड जनरली 1 साल का होता है। 1 साल के अंदर जितनी भी रेवेन्यूज अर्न की गई, जितने भी एक्सपेंसेस हुए, उन सारे के सारों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और नेट प्रॉफिट हमें प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर सबसे बड़ी जो रेवेन्यू है वो सेल लिखी जाती है। उसके अलावा अदर रेवेन्यूज भी इसमें लिखी जाती है, कोई इंटरेस्ट मिल गया, कोई डिविडेंड मिल गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखा जाता है और फिर उसके बाद कुछ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी कंपनी के हों उनको इनलिस्ट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक सादा सा परफॉर्मा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, जिसके अंदर सेल्स है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया गया तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हासिल हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हासिल हुआ, जिसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जा सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, 3 बड़ी कैटेगरीज के अंदर। सेल्स एक्सपेंसेस हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को माइनस किया जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हासिल हो जाता है और टैक्स को माइनस करने के बाद हमें एक नेट प्रॉफिट के नाम से एक फिगर हमें मिल जाती है, जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या काम है? अ स्टेटमेंट दैट शोज कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज फ्रॉम द इट्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम द बिजनेस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी? ये जितने भी बिजनेस के इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज हैं, उन तमाम को एक जगह पे इकट्ठा करेगी। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह ये भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यानी 1 साल के लिए बनाई जाती है। बिजनेस के जितने भी कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये कैटेगरी हमें बताएगी कि बिजनेस के जो कोर ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस की वजह से, कोर ऑपरेशंस की वजह से बिजनेस से कितना कैश आउट हुआ और कितना कैश बिजनेस के अंदर इन हुआ। ये तमाम बातें हमें इस कैटेगरी के अंदर मिलेगी। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिजनेस जितनी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करता है, फॉर एग्जांपल कोई एसेट परचेज कर लिया,
किसी दूसरी फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये जितने भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन तमाम एक्टिविटीज़ से होने वाला कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो इस कैटेगरी के अंदर इनलिस्ट किया जाएगा। लास्ट में है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के वजह से जितना भी कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होगा वो इस कैटेगरी के अंदर इनलिस्ट किया जाएगा। अब ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है ये कौन सी होंगी? जब हमने एसेट्स परचेज किए, तो एसेट परचेज करने के लिए जो हमें फंड्स मिले, वो जिन जिन सोर्सेज से मिले, उन सोर्सेज से होने वाला कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो हमें यहाँ पे इनलिस्ट करना पड़ेगा। और फाइनली हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? जो पूरे साल का नेट कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो हासिल हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सादा सा प्रोफार्मा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, जिसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंदर हम कोर ऑपरेशन से होने वाला कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर हम डील करते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। अगर हमें इन दोनों कैटेगरीज के अंदर यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर कोई इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो हम उनको इनफ्लो या आउटफ्लो की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और यहाँ पे नोट करते हैं। फिर उसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर हम नॉन करंट एसेट्स के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हमारे नॉन करंट एसेट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो हम उसको आउटफ्लो या इनफ्लो कंसिडर करते हुए यहाँ पे उसको लिखते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा कि हमारी जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, चूँकि इसने दो सोर्सेज के बारे में बात करनी है, क्योंकि एसेट्स को हमने फाइनेंस किया था, या तो किया था डेट से या किया था इक्विटी से, तो यहाँ पे भी डेट और इक्विटी से जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो इस कैटेगरी के अंदर इनलिस्ट किया जाएगा। एट द एंड तीनों कैटेगरी से आने वाला कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो एडजस्ट होगा और फाइनल हमें एक पूरे साल का नेट कैश इनफ्लो या नेट कैश आउटफ्लो हासिल हो जाएगा। तो जो भी कैश की सूरत हाल है, जो भी कैश के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो ये वाली स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी। वापस आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन के ऊपर। इस डेफिनेशन के ऊपर हमने ये बात करते हुए ये कहा कि इसका जो पर्पस है वो है कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी इन स्टेटमेंट्स ने कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक पार्टी को प्रोवाइड करनी है वो इंफॉर्मेशन, और वो पार्टी क्या है? वो पार्टी है स्टेक होल्डर्स। अब ये स्टेक होल्डर्स क्या हैं, इनकी क्या कैटेगरीज हैं, इसके बारे में हम तफसीलन बात पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें तो अगर इनको डिफाइन करें तो हर वो बंदा, हर वो एंटिटी स्टेक होल्डर होगी जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट बिजनेस के साथ होगा। हमने पिछली वीडियो में बात करते हुए इस स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट कैटेगरीज भी डिफाइन की थी, जिसमें इंटरनल स्टेक होल्डर, कनेक्टेड स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स थे। इन तमाम के बारे में हमने तफसीलन बात की थी। अब इन तमाम स्टेक होल्डर्स का कोई ना कोई इंटरेस्ट बिजनेस के साथ रिलेटेड है, लिंक्ड है। उसी इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल करने के लिए उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए इन स्टेक होल्डर्स को कोई ना कोई फाइनेंशियल डिसीजन करना पड़ता है। अब डिसीजन करने के लिए उनको कंपनी की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करेगा? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंडर की बात करें तो लेंडर्स भी एक स्टेक होल्डर हैं। अब जब वो पैसा देंगे तो उन्हें क्या ज़रूरत है, किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है? उन्हें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है कि उन्हें पता हो कि कंपनी के पास उनके पैसे वापस करने की एबिलिटी है भी या नहीं। और अगर हम दूसरी एक और बात एग्जांपल की बात करें तो इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स जब भी हमारी कंपनी को पैसा देंगे तो बदले में उनका इंटरेस्ट आएगा कि कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स हैं कि वो हमें एक सफिशिएंट डिविडेंड दे इन केस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स। सो ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी। तो
ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की। उनका इंट्रोडक्शन लिया, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर हमने बात की स्टेक होल्डर्स के बारे में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।